तैयारी करने से पहले ना बेटा एक बार सिलेबस को ना 20 बार पढ़ो। 10 नंबर ऊपर करके आपकी शायद 50-60 रैंक बढ़ सकती है और भी ज्यादा बढ़ सकती है। राइटिंग प्रैक्टिस इज 50% ऑफ द गेम। लोग लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं एंड उन्हें लगता है कि मेरा जीएस तो कवर हो गया। सवाल की डिमांड कुछ और है, आप जवाब कुछ लिखें। प्रीलिम्स तो है नहीं कि बस कट ऑफ क्लियर करना है। एवरी मार्क मैटर्स। हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी फॉर यूपीएससी। आई एम डॉक्टर शिवन। टुडे आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट आई विल बी ब्रिंगिंग along with me the legend of GS2 himself, M. Puri sir, to discuss the strategy of GS2 for mains 2025 and 2026. Welcome, sir. Thank you, Shivan. And well, greetings to all of you. I'm M. Puri, as he just said. And I think you overspoke as far as my legend status is concerned. No, sir, I think any it's which way. very accurate. Let's get to the point. जी sir. चलो. तो सर in this video we are going to discuss three things. Firstly कि GS2 में problems क्या हैं? सर जैसे आप बता रहे थे कि GS2 वो पेपर है which most people know about. There is a huge degree of familiarity with that subject. Okay? Right, sir. If you look at GS paper 1, 3 and 4, तो उसमें नजर आएगा जैसे GS पेपर 1 में किसी को वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जी। ठीक है, वो जो सोशल इश्यूज भी थोड़े से टिपिकली रहते हैं, इंडियन कल्चर के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। पेपर 4 GS दैट इज एथिक्स, वो तो इट इज एंटायरली न्यू फॉर एवरीवन। ठीक है, देन इफ यू गो टू पेपर 3 जो आप पढ़ाते हो, ठीक है, तो दैट पेपर तो कंसिस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उससे तो दुनिया दूर भागती है। जी पता ही नहीं होता उनको, भी बेसिक टर्म टर्मिनोलॉजी नहीं पता, जीडीपी और जीएनपी में फर्क नहीं पता होता। ठीक है, बट इफ यू लुक एट आवर पेपर जीएस पेपर 2 यू विल सी दैट दिस इज वन पेपर जिसके साथ एक आम स्टूडेंट की फेमिलियरिटी, आप टॉपिक्स देख लो, पार्लियामेंट मेंशन्ड है, जुडिशरी मेंशन्ड है, पंचायत मेंशन्ड है, इंटरनेशनल रिलेशंस मेंशन्ड है, इंडो पाक चीजें मेंशन्ड है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर देयर व्हिच इज समवेयर इन द ऑन द रेडार ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट। उसको कुछ पता होता है, उसको इन चीजों के बारे में पता है थोड़ा बहुत। पार्लियामेंट सबको पता है, लोकसभा राज्यसभा है, पंचायत के बारे में पता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पता है, यू नो दिस थिंग, थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पता है, ऑल दीस थिंग्स आर मोर और लेस नोन टू द स्टूडेंट। बट द प्रॉब्लम इज कि जिस पेपर के साथ स्टूडेंट्स की मैक्सिमम फेमिलियरिटी है, जी, फेमिलियरिटी डज नॉट मीन दे हैव अंडरस्टैंडिंग, they're just familiar with the topics. Yes sir. थोड़ा सा Familiarity not fluency. हाँ, फ्लुएंसी नहीं है। ठीक है, जी सर। सो फेमिलियरिटी तो सबसे ज्यादा है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि फेमिलियरिटी होने के बाद भी द मार्क्स आर नॉट प्रोपोर्शनेट टू दैट फेमिलियरिटी। मार्क्स फिर 20 में सबसे कम आते हैं। जी सर। सो वी कैन डिस्कस फॉर अ ब्रीफ पीरियड टुडे as to what are the problems that why students are not getting good marks. जो हमने डिस्कस किया सर उसमें ये 4 प्रॉब्लम्स हमें समझ आई हैं। सो सर लेट्स गो इनटू ईच ऑफ दीस प्रॉब्लम्स इन डिटेल। So the first problem is over reliance on लक्ष्मीकांत। सर मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है दैट मोस्टली लोग लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं एंड उन्हें लगता है कि मेरा जीएस तो कवर हो गया, स्पेशली एटलीस्ट पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला तो पार्ट कवर ही हो गया। बट सर व्हाट इज द इशू विद दिस बुक एंड व्हाट नीड्स टू बी डन different? You know, especially if you look at the pattern of paper now and after the quadrification, जब से 4 पेपर हो गए हैं जीएस के 1, 2, 3 and 4, राइट। देखो उससे पहले के जीएस के पेपर उस समय आते थे पेपर 1, पेपर 2। If you look at the papers, mains papers of prior to 2013, तो कई बार लगता था यार प्री और मेंस के क्वेश्चन में फर्क ही नहीं है। प्री में पूछ रहे हैं कि which of the following is a fundamental duty or not, और मेंस में क्वेश्चन आ रहा है 15 मार्क्स का, what are the major fundamental duties, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब तो this book would suffice like anything, जी, right? But with the qualification of the syllabus, if you look at the type of questions, जी, वो जो पुराने पॉलिटी टाइप क्वेश्चन होते थे ना कि ये किताब पढ़ ली आपने और थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया तो आप कर पाओगे, वो नहीं हो रहा है। अब एप्लीकेशन सेंट्रिक है, अप्लाइड है, इशू सेंट्रिक है सर, राइट। द प्रॉब्लम इज इवन दो द पैटर्न एंड द स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यूपीएससी आस्क्स हैज मेटामॉर्फोसाइज्ड ज्योमेट्रिकली, बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इज स्टिल अ लेगेसी ऑफ द लक्ष्मीकांत इरा, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो अपना स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन, अपनी अप्रोच टुवर्ड्स जीएस पेपर 2 वो चेंज नहीं कर पाए हैं अभी भी। देखो अगर 2013 से पहले कर रहे होते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, then तो that would have sufficed. Many people have gotten through also. जी सर। With those questions which are basically testing just the rote learning capacity of the student, nothing more than that. ठीक है, अब नहीं चलता। तो सर आई थिंक द मेन प्रॉब्लम इज कि प्रीलिम्स और मेंस जीएस2 में अब बिल्कुल अलग हो चुका है, बहुत अलग हो चुका है। तो उसके लिए लक्ष्मीकांत माइट बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, इट माइट बी नेसेसरी बट इट्स डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट। दिस इज द फर्स्ट मैसेज वी नीड टू टेक हियर। सो द सेकंड प्रॉब्लम वी सी इज दैट देयर इज फ्लॉड रीडिंग ऑफ द सिलेबस, कि सिलेबस को पढ़ते नहीं है और पढ़ते भी हैं तो उसको इंटरप्रेट करके उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ नहीं पाते। तो सर व्हाट नीड्स टू बी डन हियर? There are two aspects of it, this particular problem that you highlighted. जी सर। One aspect is कि if you look at the entire layout of the GS paper 2 syllabus, particularly relating to polity and governance, जी सर। you will see one thing कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, Constitution, its features, which means what?
All of the the whole of the constitution. जी, But then what prompted the UPSC कि once they have mentioned at the top of the syllabus constitution and all its features, that means the whole constitution, सारा संविधान आ गया उसके अंदर. लेकिन constitution के कुछ topics को उन्होंने फिर syllabus की length के अंदर separately mention भी कर दिया. They mentioned parliament separately, they mentioned judiciary separately, they mentioned decentralization and पंचायती राज separately, role of civil service को उन्होंने separately mention किया. There are so many such topics, ठीक है? Which means what? That when you read the syllabus now, you have to see those topics which are a part of the constitution, but then they find a special mention in the length and breadth of the syllabus. There the UPSC itself is expecting of the student that your learning in those areas should be somewhat more than general studies. And you look at the questions, किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है? अच्छा, अब कितनी ज्यादा होनी चाहिए? एक होता है ना GS based preparation, that's a standard thing भी, general studies के लिए कितनी होती है preparation, ठीक है? अब होता है कि let us say you're preparing for let us say a law optional student is preparing for judiciary, वो तो बहुत आगे पढ़ेगा, वो तो बहुत डिटेल में जाएगा, judiciary तो उसका bread and butter है, right? But for a GS student, he will confine himself to Lakshmikant. But with respect to those topics which are mentioned separately, even though constitution, the whole of the constitution is mentioned at the very beginning of the syllabus, लेकिन जो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक सेपरेटली मेंशन्ड है, दिस मींस दैट द यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग यू टू हैव नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड दे विल टेस्ट इट एंड विद सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड रादर एंजाइटी अराउजिंग क्वेश्चंस कि देयर यू नीड टू प्रिपेयर नॉट इन द सेम वे एज यू आर प्रिपेयरिंग द रेगुलर स्मॉल टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी. I'm not expecting that your preparation should be at the level of a law optional student, but we need to catch a level that is between the standard GS format and the law optional. मतलब वो जो पुराना GS बेस है ना कि लक्ष्मीकांत पढ़ के चले गए तो उससे हो जाएगा, वो नहीं होगा. सर मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा एनालिसिस और इश्यूज पे ध्यान देना जरूरी है, एंड दिस इज आल्सो व्हाट गिव्स यू द एज इन द मेंस. सर ये प्रीलिम्स तो है नहीं कि बस कट ऑफ क्लियर करना है, एवरी मार्क मैटर्स. 10 नंबर ऊपर करके आपकी शायद 50-60 रैंक बढ़ सकती है, और भी ज्यादा बढ़ सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. सो हियर वी नीड टू गो इन अ लिटिल बिट मोर डेप्थ. If there is a word mentioned in the syllabus, any term is mentioned in the syllabus, every term, every phrase over there has a significance. Expect a question from that term at any given point of time from the UPSC. That means सारा पेपर तो तैयार कर लेंगे, they will miss out topics like ministries, departments of the government, pressure groups miss out कर जाएंगे, formal informal association miss out कर देंगे, their role in polity, etc. Right. So again, something which I normally tell the students also, तैयारी करने से पहले ना बेटा एक बार सिलेबस को ना 20 बार पढ़ो, उस लेवल तक पढ़ो कि सिलेबस याद ही हो जाए आपको, ठीक है? ताकि कोई भी ऐसी कोई टर्म है जो मिस ना हो जाए, जो यूजुअली स्टूडेंट्स टेंड टू मिस इट, राइट? दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट. तो सर इसी चीज पे जैसे हम बात कर रहे थे, द थर्ड प्रॉब्लम हियर इज दैट जो टॉपिक पढ़ा भी है तो बेसिक पे पढ़ लिया, बट दे हैव नॉट गॉन इनटू द डिटेल ऑफ दैट. जैसे कि सर एंटी डिफेक्शन लॉ का टॉपिक है, उन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ के फीचर्स तो पढ़ लिए, बट जो हम क्वेश्चंस देखेंगे वो वैसे नहीं है. जैसे सर ये क्वेश्चन है, role of individual MPs has diminished over the years as a result of healthy constructive debates on policy issues are not usually witnessed. How far can this be attributed to the anti-defection law? अब यहाँ पर सिर्फ एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में नहीं लिखना है, नहीं लिखना, बिल्कुल. तो सर इन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए? देखो, as I said ना, we were discussing before the class also, when I used to conduct my test series, तो एक मेरा स्टैंडर्ड सा एक कमेंट होता था क्वेश्चंस के ऊपर. Most students used to get that comment from me. That comment used to be, please answer the question. सवाल की डिमांड कुछ और है, आप जवाब कुछ लिख रहे हो, जवाब तो कुछ लिख रहे हो लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं, ठीक है? Now what happens is, if any average student will have a look at this question, he would imagine, क्योंकि the moment this term is mentioned, ये जहां पे मेंशन होगा, जी सर, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, तो his entire answer would become एंटी डिफेक्शन लॉ सेंट्रिक. इनफैक्ट होगा क्या, वो शुरुआत के 100 वर्ड्स जो है वो सिर्फ बताएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या. जी सर. Which is not even the requirement of the question, ठीक है? The idea being, आप इस सवाल को देखो क्या कहता है, the role of individual MPs has diminished over the years and as a result healthy constructive debates on policy issues are not usually witnessed. भाई अगर पार्लियामेंट में हेल्दी डिबेट्स नहीं होगी तो फिर पार्लियामेंट का व्हाट इज द नीड फॉर, दैट इज द रीजन देत्र, राइट? सबसे बड़ा लॉजिकल रैशनल एक्सप्लेनेशन है कि व्हाई पार्लियामेंट इज सपोज्ड टू बी अ फोरम फॉर थॉट लीडरशिप, राइट? पॉलिसी इश्यूज पे जो थिंकिंग प्रोसेस को लीड करने वाला इंस्टीट्यूशन है, अगर वहीं पे डिबेट्स नहीं होंगी ठीक से, तो then you can imagine that I don't want to use a very extreme statement with respect to the parliament, but then what is the fun of having the parliament, right? तो अब यहाँ पे है कि आपका आंसर शुरू होता है हमेशा किससे, कि what is the relevance of healthy constructive debates. Now look at the second part of the question, how far can this be attributed to anti-defection law? अब मतलब ये हुआ, is anti-defection law the only reason, only factor responsible for the inadequate quality of debates? No, it is not. Other factors are there. I mean, there is pandemonium in parliament on a regular basis. आपकी सेशन को चलने नहीं दिया जाता, criminalization of politics हो गई है, इतना पैसे वैसे का काम होता है. You know this, the kind of ills that plague the. See,
इन द एंड अ सोसाइटी गेट्स अ लीडरशिप इट डिजर्व्स, राइट सर, ठीक है, वो है। अब जो जनरली हमारी प्रॉब्लम सोसाइटी की है वो रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ पे, जी सर, करेक्ट, पार्लियामेंट के अंदर भी। अब यस, वी अंडरस्टैंड दैट देयर आर एंटी डिफेक्शन लॉ हैज आल्सो कॉज्ड damage to the quality of parliamentary debates, but there are so many other factors also. So the question is very clear: how far can this be attributed? So the next part of the question is कि you must do about 40 or 50 words के लिए you have to articulate कि what are the other factors. Then go to the core of the aspect, the core of the question, that is anti-defection law. सर तो यहाँ पर ये भी बताना होगा कि और कौन कौन से रीजंस हैं, और कौन से factors हैं? आस्किंग टू व्हाट एक्सटेंट कि हाँ एंटी डिफेक्शन लॉ रिस्पांसिबल तो है इसके लिए, बिल्कुल है, बट देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, एंड इसके लिए हमें थोड़ा सा हायर लेवल का एनालिसिस चाहिए। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन वहां हमें सिर्फ एंटी डिफेक्शन लॉ के फीचर्स के बारे में लिखना है। In fact, this is a question which you would expect from your knowledge of whatever plagues the Indian political system. राइट सर। हाँ, सर इसी चीज से लिंक्ड एक और चीज है विच इज द फोर्थ प्रॉब्लम, दैट पीपल डोंट डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सर मेरा तो ये कॉमन एडिज रहता है, लाइक इवन इन द टीचिंग दैट आई डू, दैट आप कितना भी पढ़ लो, whatever you write on paper is what UPSC will judge you. बस that's it. And अगर आप previous year questions नहीं लिख रहे हो, अगर आप खुद से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, टाइम एंड स्पेस मैनेजमेंट नहीं देख रहे हो, then it is a huge problem and nobody is going to score. Absolutely. See, Shivan has already spoken my mind also. We are of the same mind here. Our point is this, see, in the end, when the UPSC finally decides whether you are worthy of being a civil servant or not and selects you, puts your name in the merit list, it does so on the basis of what? जो गुल खिलाया ना वहां पे 3-3 घंटे के अंदर, उसके बेसिस पे जी। अब बेटा ऐसा है ना, you may be a very good civil service aspirant, you may have studied all the relevant sources, done all the books and the relevant magazine, etc., but if you haven't done adequate writing practice, number one, you will not be able to complete the paper, number two, you will not be able to communicate your knowledge effectively. Right. If you cannot do that, भाई मुझे पता है आप अच्छे स्टूडेंट हो, you deserve to be in the civil service, but अगर आप UPSC को नहीं बता पाओगे, then what's the fun of it, right? So just one more point, in the end, it's UPSC will judge you in terms of what you write over there. जी sir. And writing practice is 50% of the game, to which an average student dedicates, I would imagine, not more than 1% of his preparatory cycle. Right. तो सर अब ये जो 4 प्रॉब्लम्स हैं, हमने प्रॉब्लम्स तो बता दी हैं, बट आई थिंक नाउ वी शुड इलस्ट्रेट हाउ सॉल्यूशंस विल कम टू दिस प्रॉब्लम्स। तो सर इसके लिए क्या करते हैं, वी विल टेक 3 क्वेश्चंस ऑफ जीएस2, वन फ्रॉम पॉलिटी, वन फ्रॉम गवर्नेंस, वन फ्रॉम सोशल जस्टिस, एंड उन 3 क्वेश्चंस को देख के वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस टॉपिक हैज टू बी स्टडीड। तो सर जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सर ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। नाउ दिस इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ जुडिशरी। तो सर अब इस टॉपिक को मान लीजिए किसी को प्रिपेयर करना हो, एंड दिस कैन बी अ गाइडिंग लाइट फॉर वेरियस अदर टॉपिक्स दैट यू हैव टू स्टडी, कि इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है, फिर हाउ टू अप्रोच दिस। देखो जुडिशरी तो मैंने कहा ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो है ही है, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ द टॉपिक्स व्हिच इज मेंशन्ड सेपरेटली। जी ठीक है, दैट मींस एज आई सेड दैट द लेवल ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर स्पेशली मेंशन्ड सब्जेक्ट्स इट हैज टू बी मच हायर देन दैट लक्ष्मीकांत सेंट्रिक जीएस सेंट्रिक प्रिपरेशन। ऑप्शनल के लेवल की नहीं चाहिए, लेकिन हमें थोड़ी हायर चाहिए। नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर फॉर जुडिशरी, वो थोड़ा बहुत जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जैसे लक्ष्मीकांत है, वहाँ से वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के वगैरह में उसके बारे में कर लेंगे। थोड़े इश्यूज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट 3 टियर जुडिशरी की, जैसे आपका पेंडेंसी ऑफ केसेस है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एक इशू है आजकल, वो भी है। ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का इशू हो जाता है, या फिर वो आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, but you will find that rarely will they cover a topic like central administrative tribunal, and if they will cover it only in such a basic form कि ये सवाल तो आंसर ही नहीं हो सकता। राइट। तो सर जैसे ये कोई टॉपिक पढ़ भी रहा है तो लक्ष्मीकांत में जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ ली, और 2-3 जो स्टैंडर्ड इश्यूज हैं वो पढ़ ली, बट अगर आप क्वेश्चंस देखो तो वो उसके काफी हायर लेवल के हैं। Let's read this question together. The Central Administrative Tribunal, which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees, nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority, and this statement has to be explained. तो किस लेवल की डेप्थ चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए? See, as far as tribunals are concerned, आजकल वैसे भी ना यूपीएससी के रेडार स्क्रीन पे बहुत आए हुए हैं। जी सर। Even though they are not mentioned separately, there is no mention of Central Administrative Tribunal. हालांकि यू पीपल आर सिविल सर्वेंट्स, ये आप लोगों के काम ही आएगा। जी ठीक है, जो स्टूडेंट्स इंस्पायर कर रहे हैं, बिकॉज ये आप ही के लिए बना हुआ है, जिनके सर्विस के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट्स होती है ना, प्रमोशन नहीं मिली टाइम पे, इंक्रीमेंट रोक लिया, तो वो सारे यहीं पे जाते हैं। ये डेडिकेटेड जुडिशियल बॉडी नहीं है, क्योंकि 3 टियर जुडिशरी के बाहर है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी। जी सर। ठीक है, एक तो इसके बारे में ज्यादा इतना ही पता होता है कि स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक्स 323A 323B, वो जो 2 आर्टिकल्स हैं ट्रिब्यूनल्स के, उससे ज्यादा किसी को नहीं पता होता। ठीक है, अब इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट
the relationship between the central administrative tribunals and the regular judicial structures. ये इंटरप्रिटेशन कहां से निकालोगे आप? देखो, देश में कोई भी ऐसी एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, कोई भी ऐसी जुडिशियल क्वाजा जुडिशियल बॉडी नहीं है जिसकी जजमेंट्स और डिसीजंस कैन नॉट बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट. दे कैन बी, जी, बट लुक एट व्हाट दे आर सेइंग, that nowadays it is exercising its powers as an independent judicial authority. That means there is nobody there to check it. There is no system of checks and balances over here. Can the Supreme Court and the High Court not exercise its appellate jurisdiction and entertain appeals against the decisions in their own forums? और एक दूसरी बात, जी, हमारे यहाँ पे कंटेम्प्ट पावर्स किसके पास होती हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है, क्योंकि वो एक टर्म आती है कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड. वो आगे जब पढ़ोगे मुझसे तो बताऊंगा, ठीक है? तो कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड के पास होती है. डू यू नो दैट इवन कैट हैज कंटेम्प्ट पावर्स? जी सर, जो बहुत लोगों को पता नहीं होता. राइट सर, ठीक है, एक जमाना था कि जब कैट के जजमेंट्स हाई कोर्ट में भी अपील नहीं होती थी. अब द ओनली थिंग इज देयर दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, जितनी मैंने ये 5 मिनट में ट्रिब्यूनल्स की बात बता दी, जो नॉलेज आपको जरूरत है फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, वो कहीं से नहीं मिलेगा लक्ष्मीकांत. जी. तो सर एक हायर लेवल पे जाने की जरूरत है, एंड इवन द क्वेश्चंस आर रिफ्लेक्टिव ऑफ दैट. बिल्कुल. ऐसी सर एक गवर्नेंस का टॉपिक हम सबको पता है, ई गवर्नेंस. अब मैं बता देता हूँ कि ई गवर्नेंस में हम क्या पढ़ते हैं, और मैंने भी वही पढ़ा था. ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पर्सन हु इज सीकिंग द गवर्नमेंट सर्विस एंड द गवर्नमेंट, बेसिकली एप्लीकेशंस. हाँ, वो कम हो गया है, तो करप्शन कम हो जाएगी, फास्टर प्रोसेस हो जाएगा, एक्सेट्रा. अब लेकिन अगर आप सिलेबस देखोगे तो ई गवर्नेंस में फर्स्ट चीज लिखी है मॉडल्स. अब सर मॉडल्स कोई पढ़ता नहीं, और ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया ऑन द इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस. बिल्कुल. तो सर अब इस टॉपिक ई गवर्नेंस की जो अप्रोच होती है, गवर्नेंस की जो मॉडल्स हैं, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट ई गवर्नेंस ना, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रेमिस बिहाइंड कि व्हाई वी शुड हैव ई गवर्नेंस. एक तो होता है ना एप्लीकेशन सेंट्रिक अप्रोच होती है, एक होती है उसके पीछे थ्योरी क्या है. उस थ्योरी को लेके कम से कम 6 मॉडल, जिसमें से उनमें से एक ये on which they have asked a question which I believe is asking you to evaluate the role of the interactive service. And sir ये 2024 का ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन. तो there is a likelihood that further these models might be asked. This is just one of them. Yes. Right. तो सर इन टॉपिक्स में मुझे लगता है कि वी आर जस्ट ऊपर से पढ़ लिया है, और थोड़े बहुत कीवर्ड्स याद कर लिए, कुछ एथिक्स के कीवर्ड यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए, बट दैट डिटेल अंडरस्टैंडिंग. अब शायद थोड़ा समझ आ रहा होगा कि नंबर कम क्यों आते हैं. जी सर, प्रिसाइजली. सर सिमिलरली ऐसे एक सोशल जस्टिस का क्वेश्चन देखते हैं. सर ये क्वेश्चन देखिए, इन अ क्रूशियल डोमेन लाइक द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, द इंडियन स्टेट शुड प्ले अ वाइटल रोल टू कंटेन द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ मार्केटाइजेशन. सर अब यहाँ पर अगर मार्केटाइजेशन की बात की है तो वी नीड टू रिलेट दिस टू द फ्री मार्केट, एंड द फ्री मार्केट फेल्स टू डिलीवर अ पब्लिक गुड. हेल्थ केयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक गुड अलॉन्ग विद एजुकेशन, हमारे सिलेबस में भी है, एंड हमें वहां से लिंक करना है टू मार्केट फेलियर. Why the free market cannot deliver on healthcare, and then the free market cannot deliver on healthcare. Therefore, we need the interpretation and the involvement of the government in the free market system, ताकि वो healthcare को provide कर सके. अब इस context में पूछा है कि how we can enhance the reach of public healthcare. सर अब grassroots level पे या urban और rural level पे private और public healthcare का distinction जो है, these people are not reading. Not reading, exactly. Right. ये क्वेश्चन आप करो, मैं 2 कर लिए. Sir, in this question, for example, I would say that firstly you have to address this statement. ये जो statement है कि public healthcare system जो है, firstly it cannot be left to the free market. उसके बाद you talk about how the state can enhance the reach of public healthcare, and यहाँ पर ये word miss नहीं करना है, grassroots level. Because public healthcare में सर सबसे पहले सबको वही याद आता है, आयुष्मान भारत. बिल्कुल. But grassroots level में आयुष्मान भारत क्या कर रहा है और higher levels पे आयुष्मान भारत क्या कर रहा है, वो बहुत different है. For secondary and tertiary healthcare, it is providing free insurance. But at the grassroots level, what is it doing? It is changing public healthcare centers, जो PHCs हैं, into health and wellness centers. अब उनका impact, involvement of Ayush doctors at public healthcare levels. This is what this question is asking. Exactly. And link it to the free market. कि private providers जो हैं, जो slightly unqualified लोग भी छोटे शहरों में they are providing drugs, उनको रोक के public healthcare को ऊपर लाना है. And public healthcare is not just treatment. It is also prevention, which is a major aspect here. अगर आप देखोगे सेकंड ARC ने रेकमेंड किया था समथिंग कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड सोशल पॉलिसी, कि आप एजुकेशन में हेल्थ के बारे में पढ़ाओ तो लोगों की ऑटोमेटिकली प्रिवेंशन ऑफ डिजीज भी बेटर हो जाएगी. These are the things that need to be mentioned here. You see now how Shivan has interlinked so many facets, right? Just to give one more example over here, he just mentioned briefly about the health and wellness centers. अब देखो ऐसा होता है ना, आपकी comprehensive knowledge कैसे टेस्ट होती है, कैसे वहां पे you can showcase is health and wellness centers को लेके इस बार 15th फाइनेंस कमीशन ने एक स्पेशल ग्रांट दी है, बहुत बड़ी ग्रांट,
to set up and maintain those and to sustain those health and wellness centers. जी सर. So सर अब ये जब हमें समझ आ रहा है कि we actually need to study at a higher level, study in depth, but the problem is कि sources available नहीं है. So सर अब इन sources के लिए what can we do? What is the solution that we can find for GS student? देखो बच्चे, as far as if you are attending my classes, तो जो मैं क्लास में कराऊंगा more than sufficient रहेगा. मेरे नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगे, वो सफिशिएंट रहेगा. हाँ, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ते हैं उनको मैं एक किताब जरूर रिकमेंड करता हूँ जो उनको क्लास में कैरी करनी है. टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ना है उसको. दैट इज बेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय PM बख्शी. किसी भी लॉ बुक स्टोर पे या किसी भी बुक स्टोर पे चले जाना, जब से मैंने PM बख्शी बच्चों को रिकमेंड की है तो UPSC वाले सब ने रखनी शुरू भी कर दी है. तो बेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय PM बख्शी. बस ये जरूरत है आपको, ये उनको जरूरत है जो मुझसे पढ़ेंगे. राइट सर. टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ना, इट्स अ रेफरेंस मैनुअल. राइट. अदरवाइज इट्स अ लॉयर्स बुक. राइट सर. तो वो तो पढ़ के हो गए, ये IAS में आता है तो तैयारी छोड़ देंगे वो. जी सर. दैट इज दैट. तो सर अगर कोई आपसे पढ़ रहा है, दे कैन जस्ट लुक एट योर क्लासेस एंड जस्ट कीप दिस बुक एज अ मैनुअल. हाँ, और अगर किसी ने एक एडिशनल किताब पढ़नी है तो मेरी बड़ी ट्रस्टेड बुक रही है हमेशा, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय DD बसु. तो सर ये भी एक ऑप्शन है कि वो DD बसु से एक रेफरेंस मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं. नाउ वन मोर थिंग व्हिच सर हैज बीन काइंड इनफ टू डू हियर इज दैट सर के जो नोट्स हैं व्हिच कंटेन ऑल दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस, right, that will be available to you if you want to read by yourself. तो आप वो notes भी पढ़ सकते हैं and the link of that would be found in the description. बस एक रिक्वेस्ट रहेगी आई थिंक सर के साइड से भी और मेरे साइड से भी कि लक्ष्मीकांत पे ट्रस्ट ना करें. that is not enough. read a higher level book which has the analysis and issue required to score high in GS2. GS2 में सर मुझे लगता है that a score of 120 plus is possible. UPSC is easily awarding it. I have seen students, my students also, जी, getting more than 140. अरे so that's a lot. and 140 से ऊपर आए हैं GS2. एंड सर वही बात है कि मींस में एक एक चीज मैटर करती है. सो इफ वी हैव टू रीड अ लिटिल बिट हायर. अगर आप सर से पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स जस्ट ट्रस्ट व्हाट सर इज डूइंग इन क्लास. नहीं तो इन दो बुक्स के साथ यू कैन टेक द नोट्स दैट आर द लिंक ऑफ दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड एटलीस्ट इन बुक्स को पढ़ें एंड डोंट इग्नोर दिस सब्जेक्ट एंड ट्रीट इट एज इफ इट इज वन दैट कैन गिव यू वेरी हाई मार्क्स in the general studies and probably can take you from outside the list to into the list or from into the list to the top ranks. So thank you sir for your time and thank you for watching. Thank you for having me. We'll see you next time.